हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडेक्सेल। दिस इज गीतांजलि राठौर। जो अपनी बच्चों नीट प्रारंभ सीरीज चल रही हैं उसी में अपन चैप्टर पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्डिंग। और केमिकल बॉन्डिंग का बच्चों आज अपना होने वाला है लेक्चर नंबर 9। ठीक है, तो अपन ने जितनी भी सारी बातें थी, मतलब वीबीटी पढ़ लिया है, वेस्पर पढ़ लिया है, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लिया है, ऑक्सी एसिड्स की नीमिंग पढ़ ली है, स्ट्रक्चर पढ़ लिया है। आज अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। बस ज्यादा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, फजान रूल हो गया, तो ये सब आज पढ़ेंगे बच्चों। इसके बाद फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर से अपना एमओटी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एप्लीकेशन, ड्रैगो मॉलिक्यूल। ड्रैगो मॉलिक्यूल बच्चों इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, सिर्फ याद रखना है कि कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ड्रैगो होते हैं। ठीक है, फिर फजान रूल देखेंगे और उसकी एप्लीकेशंस को देखेंगे। तो भाई आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है सबसे पहले तो ये समझते हैं। देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ। क्या होता है, ये सिर्फ एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है बिटवीन टू इलेक्ट्रो या फिर वन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो उनके बीच में, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा उसी को बोलते हैं बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए यहाँ पर है HF, ठीक है, और यहाँ पर भी एक HF का मॉलिक्यूल है। आपको पता है फ्लोरीन जो होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इस पे जरूर आता होगा पार्शियल नेगेटिव, और क्योंकि यहाँ पर भी पार्शियल नेगेटिव है तो इस पे आता होगा पार्शियल पॉजिटिव, और इस पे भी पार्शियल पॉजिटिव। अब यहाँ पर जो ये पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हैं, इनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को ही क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, और इस अट्रैक्शन का ही नाम है बच्चों H बॉन्डिंग। ठीक है, तो कोई भी पूछ ले भाई H बॉन्डिंग क्या है, तो क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है उसी को H बॉन्डिंग बोलते हैं। भाई आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज देन, वही बोला था मैंने, इट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन कोवेलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। एक एलिमेंट आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। हेंस इट इज नोन एज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक तो फिक्स है हाइड्रोजन और दूसरा क्या होगा, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब ये किस किस के बीच में होती है, ये इंपॉर्टेंट है। ये होती है बच्चों फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्योंकि दीज आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऑफ एंटायर पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इसके अलावा जो sp हाइब्रिडाइज, मतलब क्या होते हैं, ये जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले बॉन्ड होते हैं, जरूरी नहीं इधर कार्बन ही हो, बस एक कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, और यहाँ पर कोई भी एलिमेंट हो सकता है, N हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ये सारे किस में आ जाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव में। और कभी कभी आपको क्लोरीन भी देखने को मिलता है, समटाइम्स क्लोरीन। इसके सिर्फ दो ही केसेस होते हैं, एक तो होता है बच्चों ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड जो फिनोल होता है आपका, ऑर्थोक्लोरो फिनोल होता है, और इसके अलावा एक और क्लोरल हाइड्रेट होता है। तो इन दोनों में ही आपको क्या है, क्लोरीन के केस में दिखेगा, बाकी फोन तो दिखेगा ही सही, और इसी के साथ में जो C ट्रिपल बॉन्ड C वाला कार्बन होता है उसमें भी दिखेगा। इट इज नॉट फॉर्म्ड एन आयनिक कंपाउंड, ये आयनिक कंपाउंड में नहीं होगा। अच्छा एक चीज समझो, यहाँ पर अपन एक और चीज समझते हैं बच्चों, जब भी अपन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, जब भी अपन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें ना, तो इस चीज को समझो बच्चों कि ये जो होता है, तो यहाँ पर मैंने बताया था आपको HF वाला केस। अब एक बात बताओ, HF है क्या, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। और आपको पता है जब भी कोई मॉलिक्यूल पोलर बन जाता है तो उसको अपन ने अभी प्रीवियस लेक्चर में जब डाइपोल मोमेंट पढ़ा था तो बोला था डाइपोल बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी डाइपोल है। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी क्या है बच्चों, आपका H बॉन्डिंग बोल सकते हो। और सिर्फ क्या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ही होगा, क्या और इंटरेक्शन नहीं हो सकती, बिल्कुल पॉसिबल है भाई, कौन रोकेगा यहाँ पर इसको, आयन डाइपोल इंटरेक्शन भी हो सकती है। कैसी डाइपोल इंटरेक्शन बच्चों, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, जो आपकी होती है HF2 माइनस वाला जो केस होता है, इसमें आयन डाइपोल इंटरेक्शन होती है। अब बच्चों यहाँ पर एक और चीज समझो, एनर्जी के रिलेटेड जो आपके टर्म्स है। सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, इस तरीके से एक अपन यहाँ पर एक डेटा लेंगे, जो 8 किलो जूल होता है, यहाँ पर 42
किलोजूल पर मोल होता है। और इसके आगे तो जो 8 से नीचे वाले होते हैं, मतलब पीछे वाले होते हैं, 8 से 0 to 8 के बीच में, वो होते हैं आपके वॉन्डरवॉल फोर्सेस जो होते हैं ना बच्चों, बहुत ही वीक फोर्सेस होते हैं, तो ये यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर 8 से 42 के बीच में आता है आपका H बॉन्डिंग, और इसके बाद बच्चों आता है केमिकल बॉन्डिंग। तो अगर वो एनर्जी के टर्म्स में कभी पूछ ले हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, तो आप क्या बोलोगे भाई, इसकी जो एनर्जी है वो 8 से 42 किलो जूल पर मोल के हिसाब से आप इसको बताओगे। मगर मान लो, क्योंकि आपकी जो एनसीईआरटी है ना, उसमें क्या दे रखा है, 100 किलो जूल दे रखा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, तो वो इस केस के लिए दे रखा है। क्योंकि जब अपन ये एनर्जी कंसिडर कर रहे हैं तो अपन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन मान रहे हैं, मगर अपन आयन डाइपोल इंटरेक्शन भी मान सकते हैं, और उस केस में जो एनर्जी है आपकी वो 100 हो जाएगी। तो याद रखना, अगर 42 पूछा है तो 42 आ जाएगा। 100 किस केस की बात हो रही है, यहाँ पर आयन डाइपोल जो केस होता है आपका, उसकी बात हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर समझते हैं बच्चों, और इसके अलावा क्या पॉइंट है। तो आयनिक में यहाँ पर जो है प्रॉपर आयनिक एनर्जी आयन डाइपोल इंटरेक्शन हो सकता है। H बॉन्ड फॉर्म्स इन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, नॉट इन नॉन पोलर। यार ये तो नॉर्मल सी बात है, जिसपे पार्शियल नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का होना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा तो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव आना भी बनता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पोलैरिटी को क्या करता है, इंड्यूस करता है, और पोलैरिटी आएगी तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर जब भी H बॉन्डिंग की बात होगी तो पोलर कंपाउंड्स ही रहेंगे। इट इज वेरी वीक बॉन्ड बट स्ट्रॉन्गर देन वॉन डर वाल फोर्स। यही बताया मैंने अभी आपको क्या बताया बच्चों, कि ये जो है वॉन डर वाल फोर्सेस 8 किलो से बिलो आता है, 8 से 42 के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। इसका मतलब वॉन डर वाल फोर्स से तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज ये भी हो गई, इट इज नॉन एज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये बताया था मैंने, HF में जो होता है, क्योंकि डाइपोल बन रहे हैं तो क्या बोलेंगे इनको, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। ठीक है, आयन डाइपोल भी होता है और डाइपोल डाइपोल भी होता है, दोनों ही चीजें याद रखनी है। अब यहाँ पर देखते हैं मेन कंडीशन, अगर किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करानी है तो क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। तो वो कंडीशंस क्या है, H should be covalently bonded with the high electronegative element, जैसे HF के केस में हो रहा है। इसके भी एग्जांपल ले लेते हैं। जब आप HF की बात करोगे ना बच्चों, तो जो HF होता है ना वो ऐसे होता है, इसका जो स्ट्रक्चर बनता है ना, ऐसे ऐसे और फिर ऐसे, इधर से फिर दोबारा वही चीज। यहाँ पर सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि इसके जितने भी एंड है, जैसे ये वाला एंड है, फ्लोरीन आएगा, फ्लोरीन आएगा, फ्लोरीन आएगा, इन तीनों एंड पे फ्लोरीन बनाना है, बाकी सिर्फ H को अरेंज करना है। तो जब भी HF की स्ट्रक्चर पूछ ले बच्चों, तो HF का याद रखना जिगजैग स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है, जिगजैग स्ट्रक्चर होती है। और अगर वो वहां पर H2O के लिए पूछ ले, तो H2O का याद रखना, H2O हो गया, NH3 हो गया, इनकी लीनियर स्ट्रक्चर होती है। कैसे, जैसे ये आपका OH है, मान लो यहाँ पर ये एक और OH है। ठीक है, तो इनमें जो इंटरेक्शन होगी उससे जो स्ट्रक्चर बनेगा ना वो लीनियर बन रहा है, इधर भी लीनियर, ये देखो लीनियर जा रहा है, तो ऐसे ही पूरा आगे जाता रहेगा और लीनियर स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। तो इस केस में जिगजैग हो रहा है और इस केस में लीनियर स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, ये चीजें भी ध्यान रखनी है। अब आइए समझते हैं जो पॉइंट अपन को दे रखा है कि इट शुड बी कोवेलेंटली बॉन्डेड विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, एंड एटॉमिक साइज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट शुड बी स्मॉल। मतलब जो आप इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लोगे वो कैसा होना चाहिए, स्मॉल साइज का होना चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज आ जाती है कि अपन ने बोला था क्लोरीन भी करता है कभी कभी H बॉन्डिंग, बोला था, तो फिर उस केस में क्या होगा भाई, आपको दो ही केसेस ध्यान रखने हैं, तो यहाँ पर कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एक तो होगा बच्चों आपका ऑर्थोक्लोरोफिनोल। ठीक है, अगर ये कहीं दिख जाए तो वहां पर क्या करना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ध्यान रखना है। यहाँ पर OH होगा और OH के साथ में यहाँ पर क्लोरीन लग रहा होगा, दोनों में H बॉन्डिंग हो रही होगी। तो एक तो ये वाला केस ध्यान रखना है एक्सेप्शन में, और जो एक और केस है बच्चों आपका वो है क्लोरल हाइड्रेट। क्लोरल हाइड्रेट, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अपन ने लिखा है कि स्मॉल साइज होनी चाहिए, पर इसकी भी एक्सेप्शन है क्लोरीन। क्लोरीन की साइज जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, तो फिर यहाँ पर ये एक्सेप्शन हो गया। और इसके दो केसेस पढ़ने, सिर्फ एक तो ऑर्थोक्लोरोफिनोल वाला और एक क्लोरल हाइड्रेट वाला। एक CCl3 होता है ना, और यहाँ पर ना एक CH बॉन्ड होता है, और यहाँ से दो आपके OH निकले होते हैं, और यहाँ पर इन क्लोरीन और H और इस क्लोरीन और H में बॉन्डिंग होती है, और इसको बोलते हैं बच्चों क्लोरल हाइड्रेट। तो याद रखना है
क्लोरीन का जब भी केस आ जाए तो क्या चीज याद रखनी है भाई, क्लोरीन के केस के लिए एक चीज याद रखनी है कि क्लोरीन एक तो एक एक्सेप्शन केस है, और उस एक्सेप्शन में भी जो 2 केसेस अपन को पढ़ने हैं अपनी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो ये दोनों, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि एटॉमिक साइज स्मॉल होनी चाहिए, उसके लिए तो अपने पास एक और जो है एक्सेप्शन आ गया, दैट इज क्लोरीन, ठीक है। इसके बाद क्या है, डिक्रीजिंग, ये ऑर्डर बता रखा है। अगर कभी भी आपको फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन दे दे तो साइज किसकी कम है भाई, यहाँ पर साइज नाइट्रोजन की कम है। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे तो पता है आपको, फोन में फ्लोरीन होता है, फिर ऑक्सीजन होता है, फिर नाइट्रोजन होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसे होती है। वैल्यूज भी मैंने याद करवाई थी, 4, 3.5 और 3, ठीक है। तो ये बात है। इसके बाद देख लेते हैं स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस पे डिपेंड करती है। अगर कोई पूछ ले कि इसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, या फिर कोई दूसरा मॉलिक्यूल दे दे कि इसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो कैसे बताओगे, तो उसके लिए बच्चों यहाँ पर याद रखना है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है एलिमेंट की और एटॉमिक साइज है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एच बॉन्डिंग। तो एच बॉन्डिंग के लिए अगर आपको बच्चों निकलना है, इसके अलावा टाइप्स की भी होती है, तो टाइप्स में भी अलग अलग स्ट्रेंथ होती है। जैसे अगर अपन इंट्रामोलिकुलर की बात करें या इंटरमोलिकुलर की बात करें तो वहां पर भी डिफरेंस देखने को मिलता है। तो एक तो ये चीज याद रखनी है, अगर स्ट्रेंथ निकालनी है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए साइज के, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकर्स इन HCN ड्यू टू, अभी देखो अभी मैंने बताया था, एक अपन ने क्लोरीन वाला केस देख लिया था, फोन वाला तो केस है ही, एक sp हाइब्रिडाइजेशन वाला केस भी आ गया। जब आप किसकी बात कर रहे हो, C ट्रिपल साइनाइड ही, तो साइनाइड के केस में क्या होता है, C ट्रिपल इनके बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। देखो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, यहाँ पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, ये पॉजिटिव होगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा, ये आपका नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, और यहाँ पर ये अट्रैक्शन हो गया। अब आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज टाइप ऑफ एच बॉन्डिंग। आइए भाई इसको समझते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ एच बॉन्डिंग, ठीक है। तो एच बॉन्डिंग के भी बच्चों 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है इंट्रामोलिक्यूलर और एक होता है आपका इंटरमोलिक्यूलर। कौन से 2 टाइप है, एक है इंट्रामोलिक्यूलर और एक है इंटरमोलिक्यूलर, ठीक है। दोनों ही चीजों को ध्यान रखना है। एक कौन सी है बच्चों आपकी, इंट्रा। इंट्रा का मतलब क्या होता है, कोई चीज जो विद इन मॉलिक्यूल हो रही है तो उसको बोलेंगे इंट्रा, मतलब अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर ही हो रही है। और ऐसी चीज जो मॉलिक्यूल के दूसरे मॉलिक्यूल से कर रहा है तो उसे बोलेंगे इंटर मॉलिक्यूल। मतलब जब 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं तो इंटर होगा, और जब क्या है बच्चों एक ही मॉलिक्यूल की बात हो रही है तो इंट्रा मॉलिक्यूलर होगा, इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। यहाँ पर भी एच बॉन्डिंग और यहाँ पर भी एच बॉन्डिंग। अब सबसे पहली चीज जो अभी मैंने बताई कि एक विद इन द मॉलिक्यूल है और एक बिटवीन द मॉलिक्यूल है, तो सबसे बड़ा पॉइंट तो यही हो जाता है भाई, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट यही लिख देंगे कि एक तो विद इन द मॉलिक्यूल हो रही है और एक क्या हो रही है बच्चों, बिटवीन द मॉलिक्यूल। तो अपन जब भी बात करेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर की तो अपन बोल सकते हैं इट एग्जिस्ट विद इन द मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल के अंदर ही एग्जिस्ट करेगी हमेशा। और जब भी बात करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर की तो बोल सकते हैं इट एग्जिस्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल, ये क्या होगी, मॉलिक्यूल के बीच में एग्जिस्ट करेगी, बिटवीन द मॉलिक्यूल। आइए भाई एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाए। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ठीक है, यहाँ पर OH हो गया और ऑर्थो पोजीशन पे क्या होता है, नाइट्रो कंपाउंड होता है। इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसी को बोलते हैं एच बॉन्डिंग। अब इसको आप ऐसे समझो, अगर यहाँ से मैंने ऐसे हाथ पकड़ लिया तो क्या करा, यहाँ पर क्या है, विद इन द मॉलिक्यूल हो रही है, और अगर मैं अपने किसी फ्रेंड का हाथ पकड़ रही हूँ तो फिर वहां पर क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। तो ऐसे अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन द मॉलिक्यूल हो रही है तो वो कौन सी हो जाएगी, इंट्रा मॉलिक्यूल। और अगर बच्चों हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग है उसमें 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है, 2 मॉलिक्यूल्स में क्या होंगे, वही केस ले रहे हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनोल का ही, मगर यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो 2 लेंगे, ऑर्थो नहीं, पैरा नाइट्रोफिनोल, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा
तो यहाँ पर बच्चों हो जाएगा आपका ये नाइट्रो और यहाँ पर OH अटैच है और यहाँ पर आ जाएगा नाइट्रो। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो H बॉन्डिंग होगी, मगर यहाँ पर क्या है, दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है। देखो कंपाउंड सेम है, कंपाउंड में कोई डिफरेंस नहीं है। एक बार सिर्फ ऑर्थो नाइट्रोफिनोल लिया है, एक बार पैरा नाइट्रोफिनोल लिया है, कंपाउंड दोनों सेम है। मगर यहाँ पर देखा जाए तो एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, उसी के अंदर बॉन्डिंग हो रही है। यहाँ पर दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, उसकी वजह से बॉन्डिंग हो रही है। तो अगर मैं पूछूं कौन सी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, तो एक बात बताओ, इस बॉन्डिंग में ज्यादा क्या है, विद इन द मॉलिक्यूल हो रही, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लग रहा। अगर ये अकेला मॉलिक्यूल भी आप डाल दोगे तब भी H बॉन्डिंग कर देगा, इसको किसी साथ वाले की जरूरत है। इसका मतलब आप बोल सकते हो अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग जो है वो ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग होगी। तो बच्चों ये वाला जो केसेस में दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है, और जब अपन इंट्रा की बात कर रहे हैं तो उसमें एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। अब यहाँ पर एक चीज समझो, अगर मैं पूछूं दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन सा है, तो स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा। अगर मान लो मैं अकेली हूं, मैंने ऐसे हाथ पकड़ रखा है, तो क्या होगा, इजी होगा अगर कोई यहाँ से क्या करे, मुझे खिसकाना चाहे। मगर अगर दो, मैंने किसी अपने फ्रेंड का हाथ पकड़ रखा है, अगर वो मुझे खींचेगा और यहाँ से फ्रेंड भी खींचेगा, तो फिर क्या होगा, वहां पर मुश्किल आएगी। मतलब अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो यहाँ पर दो मॉलिक्यूल की स्ट्रेंथ है, हेंस यहाँ पर बच्चों क्या होगा, स्ट्रॉन्गर तो कौन सी हो जाएगी, आपकी इंट्रा मॉलिक्यूल, क्योंकि इसमें दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है, इसमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। मगर ये चीज ध्यान रखना कि अगर स्टेबिलिटी की बात करें बच्चों, तो यहाँ पर क्या होगा, चिलेशन हो रहा है, और चिलेशन की वजह से यहाँ पर अगर स्टेबिलिटी देखी जाए तो स्टेबल ये वाला ज्यादा होगा। एक इनर जब रिंग बन जाती है तो उसे बोलते हैं चिलेशन। जब विद इन द मॉलिक्यूल उसमें एक रिंग फॉर्म हो रही है, देखो ये रिंग फॉर्म हो रही है, तो इसको बोल देंगे चिलेशन। यहाँ देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई चिलेशन नहीं हो रहा, यहाँ पर हो रहा है एसोसिएशन। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएट कर रहा है, तो यहाँ जो फिनोमिना हो रहा है उसे क्या बोलेंगे, एसोसिएशन। तो अपन ने पढ़ लिया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरीके की होती है, एक इंट्रा मॉलिक्यूलर होती है, एक इंटर मॉलिक्यूलर होती है। इंट्रा विद इन द मॉलिक्यूल होगी और इंटर बिटवीन द मॉलिक्यूल होगी। तो आइए देखते हैं, वही इंटर के बारे में बात कर लेते हैं। इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग में क्या है, दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे एंड मोर एसोसिएशन, क्योंकि इस केस में ध्यान रखना एसोसिएशन होगा तो क्या होगा, दैट्स व्हाई इट हैज मोर स्ट्रेंथ। तो अगर स्ट्रेंथ की बात होगी तो स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, इंटर की, क्योंकि दो की स्ट्रेंथ लग रही है। और अगर मैं सिंगल खड़ी हूं तो यहाँ पर क्या है, मुझे मूव करना ज्यादा इजी होगा। अगर मैंने यहाँ से मेरे किसी फ्रेंड ने भी पकड़ रखा है तो मुझे खींचना ज्यादा मुश्किल होगा। तो यही दिक्कत है कि यहाँ पर क्या है, दो मॉलिक्यूल की स्ट्रेंथ है, इसीलिए इसकी जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होगी। ठीक है, अब बात करते हैं जो इंटरमॉलिक्यूलर है, वो भी दो टाइप्स की होती है। होमो इंटरमॉलिक्यूलर, जिसमें अगर सेम कंपाउंड है तो उसको होमो बोल देंगे, और अगर डिफरेंट कंपाउंड है तो उसको हेट्रो बोल देंगे। इसमें कोई इतनी समझने वाली बात भी नहीं है। अगर दो जो मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्डिंग हो रही है वो सेम कंपाउंड है, जो अपन ने केस देखा था उसमें दोनों अपन ने पैरा नाइट्रोफिनोल लिए थे, तो दोनों सेम के अंदर हो रही है तो उसको क्या बोल देंगे, होमो। और अगर दो डिफरेंट कंपाउंड है तो फिर उसको क्या बोल देंगे, हेट्रो। ठीक है, अब समझते हैं इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्डिंग को। इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्डिंग में क्या होगा, H बॉन्डेड, ये सबसे पहली चीज देखो, विद इन द मॉलिक्यूल होगी, टेक्स प्लेस विद इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर होगी। H बॉन्डेड विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप फॉर्म H बॉन्ड विद अनदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मतलब किसी फंक्शनल, यहाँ पर अपने देखा था OH वाला केस, यहाँ पर क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है, ये यहाँ पर इस दूसरे फंक्शनल ग्रुप के साथ क्या कर रहा है, बॉन्डिंग कर रहा है, और जिससे एक H बॉन्ड बन रहा है विद इन द मॉलिक्यूल। तो यही चीज लिख रखी है, दिस टाइप ऑफ H बॉन्ड इज मोस्टली अकर्ड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड में ही देखने को मिलेगी आपको, और इट रिजल्ट इन रिंग फॉर्मेशन, बताया था मैंने, और इस रिंग फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, चिलेशन। ठीक है, और अगर देखा जाए लेस एसोसिएशन इन कंपैरिजन टू इंटरमॉलिक्यूलर, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, सो इट विल हैव लेस स्ट्रेंथ, क्योंकि ओनली वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल और दो मॉलिक्यूल की स्ट्रेंथ को कंपेयर करेंगे तो नॉर्मल सी बात है, एक से भला दो होता है तो दो की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ठीक है, तो बच्चों अब बात करते हैं सोल्युबिलिटी की। सोल्युबिलिटी में क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग के अंदर बात हो रही है। फ्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट ड्यू टू H बॉन्डिंग। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि सोल्युबिलिटी किसमें ज्यादा है, ठीक है, सोल्युबिलिटी के लिए पूछ रही हूँ, और यहाँ पर मैंने दोनों बॉन्डिंग वाले दोनों मॉलिक्यूल्स को ले लिया, एक तरफ ले लिया इंट्रा और एक तरफ ले लिया इंटर, और मैं पूछ रही हूँ दोनों में से किसकी सोल्युबिलिटी ज्यादा होगी। तो नॉर्मल सी बात है बच्चों, इंटर की ज्यादा होगी। रीजन क्या है, यहाँ पर दो साइट्स अवेलेबल होगी। जैसे अगर मान लो मैं एग्जाम्पल में बात करूं, यहाँ पर पैरा जो अपन ने लिया था, पैरा ऑर्थोफिनोल, ठीक है,
अगर यहाँ से मुझे H बॉन्डिंग करवानी है तो H बॉन्डिंग के लिए मेरे पास कितनी साइट्स अवेलेबल है, एक तो यहाँ से भी H बॉन्डिंग हो सकती है, यहाँ से भी H बॉन्डिंग हो सकती है, मतलब 2 साइट्स अवेलेबल है। वैसे ही अगर मैं इंट्रा के लिए बात करूं तो इंट्रा के केस में क्या होगा बच्चों, इंट्रा के केस में अगर देखें तो यहाँ पर ऑलरेडी विद इन द मॉलिक्यूल ही बॉन्डिंग हो रही है, और अगर विद इन द मॉलिक्यूल बॉन्डिंग हो रही है इसका मतलब यहाँ पर साइट्स अवेलेबल नहीं होगी, और साइट्स अवेलेबल नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो किससे बॉन्ड करेगा, यहाँ पर तो वाटर का मॉलिक्यूल इससे बॉन्डिंग कर लेगा, इससे बॉन्डिंग कर लेगा, यहाँ पर नो साइट्स अवेलेबल, साइट्स अवेलेबल ही नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी H बॉन्डिंग कर रहा है विद इन द मॉलिक्यूल। तो इसीलिए यहाँ पर सॉल्युबिलिटी की जब जब बात होगी तो इंटर को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, और रीजन मैंने आपको बता दिया है, इंटर के केस में 2 साइट्स होगी, इंट्रा के केस में ओनली 1 साइट होगी, और 1 भी नहीं होती, ठीक है। अब अगर बात करें बच्चों, कीटोन, ईथर, एल्केन आर इनसॉल्युबल, क्योंकि इनमें क्या है H बॉन्डिंग नहीं होती, जबकि डाइमिथाइल ईथर इज सॉल्युबल इन वाटर, व्हाई डाइइथाइल ईथर इज पार्शियली सॉल्युबल ड्यू टू बल्कि इथाइल ग्रुप H बॉन्डिंग इंटरप्ट्स। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि डाइइथाइल ईथर तो सॉल्युबल है, पर ये डाइमिथाइल ईथर तो सॉल्युबल है पर डाइइथाइल ईथर क्यों नहीं है, तो ये क्वेश्चन जब आ जाए तो क्या आंसर देना है, एक में H बॉन्डिंग हो रही है और एक में बल्कि ग्रुप की वजह से H बॉन्डिंग नहीं हो रही, और ऐसे कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं H बॉन्डिंग के रिगार्डिंग। आपको सिर्फ उसका स्ट्रक्चर बनाना है, और स्ट्रक्चर बनाते ही आपका आधा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, एक जरूर इंटर होगा और एक जरूर इंट्रा होगा, और आपको पता है प्रायोरिटी किसको देनी है, इंटर को देनी है। इवन हर केस में जब विस्कोसिटी की बात करेंगे तब भी यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल होंगे, तो विस्कोसिटी क्या होती है, टेंडेंसी, जो फ्लो करने की जो टेंडेंसी उसमें जो रेजिस्टेंस करता है। तो अगर इंटर की बात करेंगे तो इंटर में 2 मॉलिक्यूल है तो यहाँ पर ज्यादा विस्कोसिटी हो जाएगी, ऐसे ही हर केस में जो है इंटर ही जीतेगा इंट्रा से, ठीक है। तो ध्यान रखना है और रीजन भी यही समझाना है, यही बता, देखो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर है, एक बार क्या है वही ले लिया डाइइथाइल ईथर, और यहाँ पर देखो क्या ले लिया मिथाइल ईथर, तो यहाँ मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो इन दोनों में H बॉन्डिंग की बात करी है और यहाँ पर बोल दिया इट फॉर्म H बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल सो इट कैन डिसॉल्व, और इनकी सॉल्युबिलिटी के केस की बात करी है। तो याद रखना जब भी H बॉन्डिंग हो रही होगी तो आप बोल दोगे कि वो डिसॉल्व हो जाएगा वाटर के अंदर, और अगर H बॉन्डिंग नहीं है तो फिर आप बोलोगे कि वो लेस सॉल्युबल है या नहीं हो पाएगा डिसॉल्व, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग में, देखो इट डिक्रीजेस सॉल्युबिलिटी एज इट फॉर्म चिलेट बाय H बॉन्डिंग, वही मैंने बताया था, ऑलरेडी H बॉन्डिंग हो रखी है तो फिर ये वाटर के साथ क्या करेगा, H बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा, इट कैन नॉट फॉर्म H बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल, इसीलिए ये डिसॉल्व भी नहीं हो पाता। तो इंट्रा का जो रीजन है वो मैं पहले ही समझा चुकी हूँ। अब बात करते हैं यहाँ पर दूसरे पॉइंट की, जो कि है बच्चों विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या है, विस्कोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्सटेंट ऑफ H बॉन्डिंग के। और यहाँ पर एक और चीज बता देती हूँ, अगर इंट्रा और इंटर में से बात करें तो विस्कोसिटी इंटर की ही ज्यादा होगी। रीजन क्या है भाई, वहां पर 2 मॉलिक्यूल है तो जो फ्लो में वहां पर क्या है ज्यादा रेजिस्टेंस लगाएंगे वो इंटर वाले लगा सकते हैं। H बॉन्डिंग एसोसिएट मॉलिक्यूल टुगेदर सो एस विस्कोसिटी इंक्रीजेस, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या है बच्चों, H बॉन्डिंग एसोसिएट मॉलिक्यूल टुगेदर, अगर मॉलिक्यूल साथ में है तो क्या हो जाएंगे, विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे अगर मैं ग्लिसरॉल की बात करती हूँ तो यहाँ पर 3 OH है, ठीक है। इसका मतलब अगर मुझे यहाँ से क्या करवाना है बच्चों, अगर H बॉन्डिंग करानी है तो इसके पास 3 साइट्स है फॉर H बॉन्डिंग, ठीक है। यहाँ पर कितनी है, 2 साइट्स हैं और यहाँ पर ओनली 1 साइट्स हैं। तो अगर विस्कोसिटी की बात कर ले किसमें बच्चों, ग्लिसरॉल में, ग्लाइकोल में और आपके मिथाइल अल्कोहल में, तो ग्लिसरॉल की सबसे ज्यादा विस्कोसिटी हो जाएगी। रीजन क्या है, क्योंकि इसके पास 3 साइट्स है फॉर वाटर, यहाँ पर लिख भी देती हूँ मैं, फॉर वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल के अटैचमेंट के लिए 3 साइट्स हैं, हेंस ये ज्यादा विस्कस हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। सेम केस बच्चों यहाँ पर होगा, वाटर में तो आपको पता ही है वाटर तो बहुत अच्छी H बॉन्डिंग कर सकता है, इसलिए वाटर सबसे पहले आ गया, फिर अल्कोहल और फिर आपका ईथर, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने। सरफेस टेंशन की अगर बात होगी तो वो भी एक्सटेंट ऑफ H बॉन्डिंग के लिए डिपेंड करेगा, इसका मतलब नॉर्मल सी बात है इंटर का ही ज्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट भी नहीं छोड़ता इंटर, इवन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी इंट्रा और इंटर में से इंटर का ही ज्यादा हो जाता है, क्योंकि H बॉन्डिंग की अगर बात करें तो 2 जगह H बॉन्डिंग हो रही है, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वहां पर इसीलिए इंटर का ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड रहेगा
इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है तो उसको जो बॉइल करोगे तो वेपराइज भी उतना ही लेट होगा। ड्यू टू इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग बीपी ऑफ कंपाउंड इंक्रीजेस। इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग की वजह से ही जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, इंक्रीज हो रहा है। तो वही मैंने बोला इंट्रा इंटर के केस में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इंटर का। याद रखना बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे कि ऑर्थोफिनोल क्या कर रहा है पर पैराफिनोल क्यों नहीं कर रहा, ये सब इंटर इंट्रा वाला केस होगा, वही केस लगाना है, ठीक है। अब बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर देखो कंपेयर भी करवा रखा है। जब आपने यहाँ पर देखा SbH3, NH3, ASH3, PH3, इन सब में बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन दे रखा है। सडन इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया H2 एंड HF इज ड्यू टू H बॉन्डिंग। H बॉन्डिंग क्योंकि ये बहुत अच्छे से करते हैं इसीलिए इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं वॉलेटिलिटी की। वॉलेटिलिटी मतलब कौन जल्दी, वॉलेटाइल मतलब क्या होता है, वेपर्स का बनना। तो यहाँ पर वेपर फॉर्मेशन की बात हो रही है तो वेपर फॉर्मेशन किस पर डिपेंड होगा, 1/H बॉन्डिंग पे। मतलब यहाँ पर इंट्रा की ज्यादा हो जाएगी जब वॉलेटिलिटी की बात होगी, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट की अगर बात करें तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्या है, CH3COOH is double of its molecular formula due to the dimer formation occur between H bonding। बहुत बार क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा क्यों होता है, तो मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा का रीजन क्या आ जाएगा, क्योंकि ये डाइमर बन जाता है यहाँ पर H बॉन्डिंग की वजह से। देखो ये दो मॉलिक्यूल है इसके और इन दो मॉलिक्यूल के बीच में क्या हो रहा है, H बॉन्डिंग हो रही है जिसकी वजह से डाइमर फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये क्वेश्चन जब भी आ जाए तो क्या बोलोगे, डाइमर फॉर्मेशन हो जाता है ड्यू टू H बॉन्डिंग, इसीलिए इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन H बॉन्डिंग से बनेंगे और सिर्फ इकलौता रीजन होगा वहां पर आप लिखोगे ड्यू टू H बॉन्डिंग। तो बच्चों अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन की, और एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ये सारे क्वेश्चन आ जाएंगे कि ये जो है जैसे H2O इज लिक्विड वाइल H2S इज गैस, ठीक है। एक आइस जो है वो आपका फ्लोट हो जाता है वाटर पे, है ना, तो आइस फ्लोट होता है वाटर पे तो उसका रीजन भी यहाँ पर H बॉन्डिंग है। इवन बहुत बार पूछा जाएगा व्हाई मेलिक एसिड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन फ्यूमरिक एसिड। अभी एक क्वेश्चन आया था जैसे एसिटिक एसिड का वेट क्यों डबल है, तो इन सब क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे, H बॉन्डिंग। कभी भी इंटर इंट्रा वाला मतलब ऑर्थो और पैरा में कंपेयर करवा रहा हो तो वहां पर तो ध्यान से समझ लेना H बॉन्डिंग ही होगा। बहुत बार पूछेगा कि जो ऑर्थो किसी का कोई भी मॉलिक्यूल का ऑर्थो सॉलिड है और जो पैरा है वो लिक्विड है, लिक्विड क्यों होगा, क्योंकि वो H बॉन्डिंग कर रहा होगा ज्यादा स्ट्रॉन्गर। एग्जिस्ट के बारे में होगा कि ये सॉलिड में एग्जिस्ट करता है तो ये लिक्विड में क्यों एग्जिस्ट कर रहा है। बहुत बार इसी तरीके से जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनमें क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही रीजन होगा। H2O लिक्विड है व्हाइल H2O इज गैस, रीजन क्या है, H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्या रीजन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसलिए लिक्विड। तो ये जब भी आ जाए ना कि एक सॉलिड होता है एक लिक्विड क्यों है, इस तरह के सारे क्वेश्चन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही मोस्ट ऑफ द केसेस में आंसर होगा, क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। वाटर और आइस की बात करी गई है बच्चों, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आइस क्यों फ्लोट करता है वाटर पे, है ना। आप जैसे एक पानी का ग्लास लेते हो तो पानी के ग्लास में अगर आप यहाँ पर आइस डालोगे, जैसे कॉफी वॉफी बनाते हो आइस डालते हो ऊपर, आराम से फ्लोट करता है। जब दोनों वाटर ही है तो फिर डिफरेंस क्या आ रहा है, जो आइस की डेंसिटी है वो कम हो जाती है और रीजन क्या होता है, उसका केज लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पर लिख भी रखा है वॉल्यूम ऑफ आइस इज मोर बिकॉज ऑफ द ओपन, वॉल्यूम ज्यादा है डेंसिटी कम है, याद रखना, बिकॉज ऑफ द ओपन केज लाइक क्रिस्टल स्ट्रक्चर formed by association of water molecules with the help of H bonding। इसमें क्या होता है, आइस का जब देखा जाता है तो आइस में बहुत सारी H bonding की वजह से इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या हो जाता है, केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इस केज लाइक स्ट्रक्चर की वजह से ही क्या हो जाती है, वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है, और वॉल्यूम ज्यादा होता है तो आपको पता ही है डेंसिटी कम हो जाती है, और जिसकी डेंसिटी कम होती है वो तो वाटर पे इजीली फ्लोट कर सकता है। हेंस यहाँ पर आप बोल सकते हो आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। रीजन पूछ ले क्या होगी, H बॉन्डिंग, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों यहाँ पर ड्रैगोस मॉलिक्यूल। इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं डिटेल में देखना है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ड्रैगो मॉलिक्यूल कौन कौन से होते हैं, क्या उसकी सर्टेन कंडीशंस है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल इज नॉट रिक्वायर्ड, मतलब हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती कुछ मॉलिक्यूल्स में, और उन मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे, ड्रैगो। ध्यान रखना, जिसमें नो हाइब्रिडाइजेशन इज रिक्वायर्ड, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन की कोई जरूरत नहीं है, नो हाइब्रिडाइजेशन इज रिक्वायर्ड, तो उस केस में क्या बोलोगे, वो आपका ड्रैगो मॉलिक्यूल है। और ये कौन कौन होते हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी कुछ कंडीशंस है और उन कंडीशंस के बारे में देख लेते हैं। कंडीशंस क्या क्या है भाई,
ये कंडीशन जब फुल होगी तभी आप बोल सकती हो कि एक मॉलिक्यूल जो है वो क्या है, ड्रैगो है। तो कंडीशंस क्या है, आइए देख लेते हैं। अगर कंडीशंस की बात करें बच्चों, तो सबसे पहली कंडीशन है सेंट्रल एटम बिलोंग्स टू द थर्ड पीरियड एंड ऑनवर्ड्स इन द पीरियोडिक टेबल, कि जो सेंट्रल एटम होना चाहिए वो किसका होना चाहिए, थर्ड पीरियड का होना चाहिए। फिर सेंट्रल एटम हैव एटलीस्ट वन लोन पेयर, सेंट्रल एटम पे एक लोन पेयर होना चाहिए। एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सराउंडिंग एटम, उसके पास वाले की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.5 से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं ये कंडीशन कौन कौन से फॉलो कर रहे हैं भाई, देख लो। एक तो आपका हो गया नाइट्रोजन, आपको पता है लोन पेयर होगा PH3 नाइट्रोजन फैमिली के पास, फिर ASH3 लोन पेयर होगा, और फिर आपका आता है SbH3 लोन पेयर होगा। इवन जब मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ी थी तब भी देखा था NH3 की सबसे ज्यादा है, उसके बाद SbH3 आ गया था। रीजन क्या है वो बस आपको लेक्चर देखना पड़ेगा उसके लिए तो। और यहाँ पर अपन ने देखा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो हाइड्रोजन की ज्यादा होती है इस केस में, क्योंकि बहुत कम डिफरेंस होता है। तो इन केसेस में क्या हो जाएगा, इन मॉलिक्यूल्स को अपन बोल देंगे ड्रैगो। और ड्रैगो बोलने का रीजन है इन सभी के जब बॉन्ड एंगल देखे गए तो वो ऑलमोस्ट 90 डिग्री आ रहे थे। क्या आ रहे थे, ऑलमोस्ट 90 डिग्री। बॉन्ड एंगल ऑब्जर्व्ड इज ऑलमोस्ट 90 डिग्री व्हिच इंडिकेट्स दैट नो और नेग्लिजिबल हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस, क्योंकि आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन में एंगल क्या हो जाता है 109 डिग्री 8 मिनट्स हो जाता है, जैसे अमोनिया के केस में हुआ था, बट उससे थोड़ा सा कम होता है क्योंकि उसमें एक लोन पेयर होता है जो कि क्या करता है, रिपल्जन लगाता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा कम हो जाता है। मगर ये होना चाहिए था, तो 90 पे आ गया। और 90 का मतलब है जो लोन पेयर है यहाँ पर वो प्योर ऑर्बिटल में है, प्योर p ऑर्बिटल में है। और प्योर p ऑर्बिटल का मतलब है यहाँ पर कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है, और हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा तो उन मॉलिक्यूल को क्या बोल दोगे, ड्रैगो। याद रखना थर्ड पीरियड और ऑनवर्ड के जो मॉलिक्यूल है उनमें अगर क्या है बच्चों, उनमें अगर क्या है लोन पेयर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है साइड एटम की वो ज्यादा है। और इन सब केसेस को जब आप डिफरेंशिएट करो, इन सब केसेस को जब क्या लगाओगे किसी मॉलिक्यूल में और उसका जो एंगल है वो भी ऑलमोस्ट 90 आ रहा हो तो उसको क्या बोल दोगे, ड्रैगो। तो ये आ जाए, इवन आपके ये आ जाए H2S, H2SC और H2TE, तो इन सबको क्या बोल दोगे, ये सारे के सारे ड्रैगो मॉलिक्यूल है। क्या हो जाएंगे, ड्रैगो मॉलिक्यूल। तो ज्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना, जिनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, जो आपका लोन पेयर है वो प्योर p ऑर्बिटल में होगा, उनको ड्रैगो बोल देंगे। एंगल उस केस में क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट 90 हो जाएगा। बस ये चीज ध्यान रखना है, क्योंकि आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन में एंगल 90 से इंक्रीज होकर 109 डिग्री 8 मिनट्स हो गया था। ठीक है, तो बस वो चीजों के बारे में ध्यान रखना है। अब पढ़ते हैं जो अपना नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है आज का, फजान रूल, और इसको एक और नाम से क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। यहाँ पर क्या लिख रखा है बच्चों, कोवेलेंट नेचर इन आयनिक कंपाउंड। तो एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि कोई भी चीज ना 100% आयनिक और 100% कोवेलेंट नहीं होती। मतलब कोवेलेंट में भी कुछ आयनिक कैरेक्टर होंगे और आयनिक में भी कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होंगे। तो भाई फजान ने जो था उसने जिम्मा उठाया था कोवेलेंट कैरेक्टर बनाने का इन आयनिक कंपाउंड। तो ये क्या बताएगा, अगर सिंपल सी बात लिखो फजान के बारे में तो इट एक्सप्लेन्स, क्या बताता है, इट एक्सप्लेन्स कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। कोवेलेंट कैरेक्टर को बताता है इन आयनिक कंपाउंड, कि आयनिक कंपाउंड में कितने कोवेलेंट कैरेक्टर हो सकते हैं। बस इतना आइडिया अपन को फजान देता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं भाई ये रूल है क्या। तो व्हेन अ कैटायन अप्रोचेस, मान लो एक कैटायन है और एक एनायन है, दोनों क्या करते हैं, अप्रोच कर रहे हैं क्लोजली, द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द कैटायन अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द एनायन। अब इसको ऐसे समझते हैं भाई, यहाँ पर देखो, मान लो एक कैटायन है, ठीक है, ये कैटायन है, इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन भी होगा, ठीक है, और यहाँ पर ये एनायन है और एनायन का ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है। अब जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये क्या होगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, और इसकी वजह से जो होगा इनमें क्या होगा, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आएगी। और डिस्टर्बेंस किस में आएगी, इस वाले में, क्योंकि ये तो क्या है न्यूक्लियस के बहुत पास से अट्रैक्टेड रहेगा, तो इसमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये एज इट इज रहता है। और जो आपका यहाँ पर ये रहता है, क्योंकि अट्रैक्ट हो जाता है, तो अट्रैक्ट होकर इसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा कुछ इस तरीके का हो जाता है। यहाँ पर अट्रैक्शन की वजह से थोड़ा इस तरफ चल जाता है और इसके साइज में डिस्टॉर्शन आ जाता है। क्या बोलते हैं इसको, डिस्टॉर्शन इन द साइज ऑफ एन आयन
ड्यू टू कैटायन। कैटायन की साइज में कोई डिफरेंस नहीं आया, एनायन इससे ज्यादा अट्रैक्ट हो गया था और उसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ, इसकी साइज में डिस्टोर्शन आ गया। तो एक सिंपल सी बात लिख सकते हो, टेंडेंसी ऑफ कैटायन, कैटायन की टेंडेंसी है टू डिस्टोर्ट एन एनायन, टेंडेंसी ऑफ कैटायन टू डिस्टोर्ट एन एनायन, एनायन को डिस्टोर्ट करने की टेंडेंसी को ही क्या बोलते हैं भाई, पोलराइजेशन। इस मॉलिक्यूल में पोलराइजेशन की वजह से इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो गया, उसमें डिस्टोर्शन आ गई, क्या हो गया, डिस्टोर्शन आ गई। तो यही बच्चों फजान बताता है कि कोई भी आपका जो आयनिक कंपाउंड होता है वो भी पूरी तरीके से आयनिक नहीं होता, क्या होते हैं, उसके अंदर भी कोवेलेंट कैरेक्टर होते हैं। बस यही अपन पूरे फजान में पढ़ने वाले हैं। इसको कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, क्या क्या चीजें देखेंगे, आइए उनके बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं। यही देखा था अपन ने, व्हेन अ कैटायन अप्रोचेस एन एनायन क्लोजली, तो क्या होता है, चार्ज ऑफ कैटायन अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द एनायन, दोनों के बीच में क्या होता है, कैटायन का चार्ज एनायन को अट्रैक्ट करेगा, एनायन कैटायन को अट्रैक्ट करेगा, और ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी वजह से कैटायन को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। होता है ना यार ऐसा, जब भी क्या होता है, फ्रेंडशिप भी होती है, टूटती है तो दो जने इन्वॉल्व होते हैं, वहां पर एक को थोड़ा ज्यादा फर्क पड़ता है, एक को थोड़ा कम फर्क पड़ता है। यहाँ पर जो अपना कैटायन था उसको क्या है, कंपैरेटिवली कम फर्क पड़ा, क्योंकि वो क्या है, न्यूक्लियस के पास है, अट्रैक्टेड है, तो उस पर कुछ साइज पे कुछ असर नहीं होगा। एनायन जो है उसकी साइज में डिस्टोर्शन देखने को मिलता है, और इसी को अपन क्या बोल देते हैं, पोलराइजेशन। तो कोई भी पूछ ले पोलराइजेशन क्या है, टेंडेंसी ऑफ कैटायन टू डिस्टोर्ट एन एनायन, ठीक है। एट द सेम टाइम जो कैटायन है वो भी रिपेल कर रहा है पॉजिटिव चार्ज को, पर कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। ड्यू टू द कंबाइंड इफेक्ट द क्लाउड ऑफ एनायन इज बल्ज और इलोंगेटेड, यही बताया मैंने, डिस्टोर्ट हो जाता है टुवर्ड्स द एनायन, कैटायन की तरफ, इसी को बोलते हैं डिस्टोर्शन, डिफॉर्मेशन और पोलराइजेशन ऑफ द एनायन बाय द कैटायन, इसी को क्या बोल देते हैं, पोलराइजेशन ऑफ एनायन बाय द कैटायन। तो यही हो गया आपका भाई पोलराइजेशन ऑफ एनायन। कोई भी पूछ ले कैसे होगा, क्या बोलोगे, कैटायन आएगा और उसकी ज्योमेट्री जो भी उसकी शेप होगी उसको डिस्टॉर्ट करके चला जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर भी सेम चीज बता रखी है, यहाँ पर ये कैटायन था, एनायन था, किसकी साइज में डिस्टोर्शन आया, देखो ये किसकी साइज में डिस्टोर्शन आया, एनायन की साइज में। तो वही होता है, द एबिलिटी ऑफ कैटायन टू पोलराइज द नियर बाय एनायन इज कॉल्ड पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन। कैटायन की पोलराइजेशन पावर क्या होगी भाई, उसकी टेंडेंसी टू डिस्टॉर्ट एन एनायन, ठीक है। यहाँ पर अब देखो पोलराइजेशन पावर किस पर डिपेंड करती है कैटायन की, तो कैटायन की पोलराइजेशन पावर डिपेंड करती है आयनिक पोटेंशियल फाई पे, और जो फाई होता है वो चार्ज और साइज के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा दो, चार्ज और साइज के प्रोपोर्शनल होता है। तो आप बोल सकते हो अगर चार्ज ज्यादा है तो फाई ज्यादा होगा, फाई ज्यादा है तो आयनिक पोटेंशियल ज्यादा है, आयनिक पोटेंशियल ज्यादा है तो पोलराइजेशन ज्यादा है। याद रखना इस चीज को, जब जब आयनिक पोटेंशियल ज्यादा होगा तो पोलराइजेशन भी ज्यादा होगा, क्या होगा, पोलराइजेशन ज्यादा होगा, और पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा, और जो आपका आयनिक कैरेक्टर है वो कम हो जाएगा। ये रिलेशन में एक बार बता रही हूँ, बार बार नहीं बताऊंगी, याद रखना। जब जब आयनिक पोटेंशियल जो है वो बढ़ेगा पोलराइजेशन भी बढ़ेगा, पोलराइजेशन बढ़ेगा कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। और अगर मैंने बोला है कोई भी चीज 100% आयनिक नहीं है, 100% क्या है, कोवेलेंट नहीं है, तो क्या होगा, अगर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है तो आयनिक कैरेक्टर खुद ब खुद कम हो जाएगा। तो इन चीजों को ध्यान रखना बच्चों कि पोलराइजेशन का जो आयनिक पोटेंशियल है उससे क्या रिलेशन है, उसका कोवेलेंट कैरेक्टर से क्या रिलेशन है। यही पोलराइजेबिलिटी होती है। पोलराइजेबिलिटी क्या होगी, एबिलिटी ऑफ एन आयन टू गेट पोलराइज्ड बाय अ कैटायन, वही लिखा था अपन ने, एबिलिटी ऑफ एन आयन टू गेट पोलराइज्ड बाय अ cation. Polarization of an ion causes some sharing of electron between the ions, so ionic bond acquires certain covalent character. और polarization का इफेक्ट क्या होता है, चलो भाई वो पोलराइज हो गया कोई बात नहीं है, पोलराइजेशन का इफेक्ट क्या हुआ कि सर्टेन क्या हो गए, कोवेलेंट कैरेक्टर्स इंड्यूस हो जाएंगे, इसमें भाई आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे इन आयनिक कंपाउंड, डेवलप्स इन आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड के अंदर कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो गए क्योंकि वो क्या हो गया, पोलराइज हो गया, ठीक है।
तो ये चीजें ध्यान रखनी है कि इस पूरे इफेक्ट का फर्क क्या होता है कि यहाँ पर आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाते हैं। यही लिख रखा है पोलराइजेशन, अभी बताया था मैंने कि जैसे जैसे आपका फाई बढ़ रहा है, फाई बढ़ने से क्या हो रहा है, पोलराइजेशन बढ़ रहा है, और पोलराइजेशन बढ़ने से कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है। और इसका मतलब हो गया कि जो पोलराइजेशन है वो कोवेलेंट कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और आयनिक कैरेक्टर खुद ब खुद कम हो जाएंगे, अगर कोवेलेंट कम बढ़ेगा तो आयनिक कम हो जाएगा। तो इस रिलेशन को ध्यान रखना है। और यही चीज लिख रहा है कि पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कोवेलेंट कैरेक्टर के। तो जब जब आप क्या करोगे बच्चों, किसी के अभी पोलराइजेशन को बढ़ाओगे तो ध्यान रखना उस केस में कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। इसीलिए जब एनायन पोलराइज हो रहा था तो अपन बोल रहे थे एक आयनिक कंपाउंड में क्या हो रहा है, कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो रहे हैं। अब आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग। क्या क्या चीजें हैं जो इसको अफेक्ट करती है। तो जैसे कि सबसे पहले है साइज ऑफ कैटायन। पोलराइजेशन ऑफ एनायन इंक्रीजेस एज द साइज ऑफ कैटायन डिक्रीजेस। मतलब पोलराइजेशन का डायरेक्टली इफेक्ट किससे है, साइज ऑफ कैटायन से। तो अगर आप साइज ऑफ कैटायन बढ़ा रहे हो, ठीक है, मान लो आपने क्या करा, कैटायन का साइज बढ़ा, यही लिख रखा है पोलराइजेशन ऑफ एनायन इंक्रीजेस एज द साइज ऑफ कैटायन डिक्रीजेस। तो साइज ऑफ कैटायन डिक्रीज करोगे, सॉरी साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज करोगे तो जो आपका आयनिक पोटेंशियल होता है वो क्या होगा, कम होगा। वो कम होगा तो पोलराइजेशन भी कम होगा, और अगर पोलराइजेशन कम होगा तो उस कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर भी कम हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर अपन से कोई ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर पूछ ले, यहाँ पर BeCl2, MgCl2, CaCl2, SrCl2, BaCl2, तो आप क्या बोलोगे, BaCl2 जो होगा उसकी जो साइज है बच्चों वो ज्यादा है, और साइज ज्यादा है तो पोलराइजेशन कम हो जाएगा। इसका मतलब अगर ऑर्डर पूछे तो ऑर्डर क्या हो जाएगा भाई। तो बच्चों अगर यहाँ पर ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर पूछे किसके अंदर भाई, यहाँ पर जो एग्जाम्पल दे रखा है आपको, ठीक है, उसके अंदर अगर कोवेलेंट कैरेक्टर पूछा जाए तो नॉर्मल सी बात है ऑर्डर हो जाएगा। BeCl2 की क्या है, साइज कम है तो ज्यादा पोलराइजेशन, फिर आ जाएगा बच्चों आपका MgCl2, फिर क्या आ जाएगा CaCl2, फिर आ जाएगा SrCl2, ठीक है, और ये आपका लास्ट में आ जाएगा BaCl2। अब देखो साइज क्या है, जैसे जैसे बढ़ रही है पोलराइजेशन कम हो रहा है। याद रखना कैटायन की एनायन में ऑपोजिट हो जाएगा, साइज ऑफ कैटायन बढ़ रहा है तो पोलराइजेशन कम हो रहा है, और कम होने की वजह से जो ऑर्डर है यहाँ पर वो बच्चों ये आता है। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि ऑर्डर जो है वो साइज के बढ़ने से क्या हो रहा है, पोलराइजेशन जो है कैटायन की साइज बढ़ने से पोलराइजेशन कम हो रहा है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और सेम ऑर्डर बच्चों यहाँ पर आप लिख सकते हो LiCl, NaCl, KCl, RbCl और CsCl में। यहाँ पर भी क्या है, जैसे जैसे कैटायन की साइज बढ़ेगी क्या होगा, वैसे वैसे यहाँ पर जो पोलराइजेशन है वो कम होता जाएगा। पोलराइजेशन कम होगा तो साथ ही में कोवेलेंट कैरेक्टर भी कम हो जाएंगे। रिलेशन मैंने बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं बच्चों क्या है, ग्रेटेस्ट पोलराइजिंग पावर ऑफ। देखो अब क्या लिख रखा है, सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर पूछी जाए तो किसकी होगी, Be+2 की। यही लिखा था मैंने, BeCl2 की यहाँ पर सबसे ज्यादा साइज कर दी है, बस वही चीज बता रखी है। नेक्स्ट देखते हैं साइज ऑफ एनायन का क्या रिलेशन है। बच्चों जैसे जैसे आप क्या करोगे, साइज ऑफ एनायन बढ़ाओगे, यहाँ पर क्या है कैटायन जैसा केस नहीं होगा, साइज ऑफ एनायन बढ़ाने से फाई बढ़ेगा, पाई बढ़ेगा तो पोलराइजेशन बढ़ेगा, और पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा। तो याद रखना कैटायन की साइज कम होनी चाहिए, एनायन की साइज ज्यादा होनी चाहिए पोलराइजेशन को बढ़ाने के लिए। अब देखो यहाँ पर CaF2, CaCl2, CaBr2, Ci2, साइज ऑफ एनायन इंक्रीज हो रहा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज हो रहा है, और आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब अगर यहाँ पर वो ऑर्डर पूछ ले कि ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर बता दो भाई, तो जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा क्या करेंगे अपन, साइज इंक्रीजेस, वैसे वैसे आपका जो फाई है बढ़ रहा है, कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ रहा है। तो CaF2, फिर आ जाएगा आपका CaCl2, फिर आ जाएगा आपका CaBr2, और लास्ट में आ जाएगा Cai2। जैसे जैसे साइज बढ़ रहा था पोलराइजेशन भी बढ़ता गया। तो
तो ये चीजें ध्यान रखनी है बच्चों कि एनायन की साइज बढ़ेगी तो पोलराइजेशन बढ़ेगा, कैटायन की साइज बढ़ेगी तो पोलराइजेशन कम होगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है चार्ज का क्या फर्क पड़ेगा। अगर कैटायन या एनायन किसी का भी चार्ज बढ़ाते हो तो पोलराइजेशन बढ़ता है बच्चों। यही लिख रखा है, पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ कैटायन और एनायन। मतलब अगर आप चार्ज बढ़ा रहे हो, फर्क नहीं पड़ता कैटायन का है या एनायन का है, बस चार्ज बढ़ना चाहिए। अगर चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा, फाई बढ़ेगा, फाई बढ़ेगा तो वही पोलराइजेशन बढ़ेगा। और आपको पता है पोलराइजेशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोवैलेंट कैरेक्टर के, तो कोवैलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा। तो चार्ज बढ़ाने पे क्या होगा, चार्ज बढ़ाने पे एनायन हो कैटायन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा पोलराइजेशन ज्यादा होगा, क्योंकि अपन ने फाई का एक रिलेशन पढ़ा था, चार्ज अपॉन साइज। ठीक है, तो वो इसी के लिए था। चार्ज बढ़ाने पे क्या हो रहा है बच्चों, चार्ज बढ़ाने पे आपका पोलराइजेशन बढ़ रहा है। देखो यहाँ पर Na+1 है, यहाँ पर Mg+2 है, Al+3 है, Si+4 है। तो चार्ज बढ़ाने पे धीरे धीरे कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है, तो ये ऑर्डर हो जाएगा। याद रखना, एनायन की हो कैटायन की हो, दोनों में सेम ही होता है। ठीक है, यहाँ पर एनायन की देख लो भाई, यहाँ पर था -1, -2, -3, साइज सॉरी चार्ज बढ़ाया, चार्ज बढ़ाने से क्या होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। सेम ही चीज दे रखी, चार्ज इंक्रीजेस कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस। सेम यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर n था, n आपको पता है -3 होता है, -2 होता है, -1 होता है। तो यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो चार्ज बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ जाने पे चार्ज बढ़ रहा है, और चार्ज बढ़ेगा तो यहाँ से यहाँ जाने पे कोवैलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखनी है कि इसके 3 तरीके से फैक्टर्स को अफेक्ट कर सकता है। अगर चार्ज बढ़ाओगे, कैटायन हो एनायन हो, पोलराइजेशन बढ़ेगा। एनायन की साइज बढ़ाओगे तो पोलराइजेशन बढ़ेगा, और अगर कैटायन की साइज बढ़ाओगे तो पोलराइजेशन कम होगा। अब बात करते हैं अपने 4th फैक्टर पे, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन। तो देखो यहाँ पर लिख रखा है कि जब 8 इलेक्ट्रॉन होगा तब उससे ज्यादा क्या होगा, 18 इलेक्ट्रॉन वाला। आइए इसको सही से समझते हैं बच्चों। टाइप ऑफ कैटायन, जब भी अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो वहां पर अपन टाइप ऑफ कैटायन की बात करेंगे, और वहां पर अपन 3 डिफरेंट टाइप के कैटायंस पढ़ेंगे बच्चों। सबसे पहला कैटायन है इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन वाला, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन है। अच्छा, इनर्ट का मतलब क्या होता है, आपको पता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, NH2 NP6 यही होती है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो बस यहाँ पर भी सेम ही चीज करनी है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ही लिखनी है, NH2 NP6 मतलब कि 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। और ऐसा अगर एक एग्जाम्पल की बात करें तो ऐसा होता है बच्चों सोडियम के केस में, जो आपका सोडियम होता है Na+, वहां पर क्या होता है, सोडियम Na+ में कॉन्फ़िगरेशन होता है 2H2 2p6 मतलब कि 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि आपके यहाँ पर कितने होंगे बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे जब अपन इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे। सेकंड बात करते हैं बच्चों यहाँ पर दूसरी कॉन्फ़िगरेशन, जो कि होती है स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है बच्चों, यहाँ पर भी जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसी होगी भाई, कॉन्फ़िगरेशन आपकी इनर्ट ही होगी, बस यहाँ पर एक एक्स्ट्रा d इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना है, मतलब NH2 NP6 और ND10। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर यही बात करी थी, 8 इलेक्ट्रॉन होगा, 18 इलेक्ट्रॉन होगा, और उससे ज्यादा बच्चों एक और होता है 18 + 2 इलेक्ट्रॉन। और इस कॉन्फ़िगरेशन को क्या बोलते हैं, इसका नाम हो जाता है बच्चों यहाँ पर क्या, नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। पर उससे पहले सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि अगर सबसे पहला एग्जांपल ले तो कॉपर+1, कॉपर+1 बच्चों इसका एग्जांपल है 3s2 3p6 and 3d10। यही इलेक्ट्रॉन्स थे, 18 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर भी 18 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब अगर बच्चों यहाँ पर आप एक और चीज मेंशन करना चाहो कि अगर अपन देखें तो यहाँ पर और कौन कौन से यहाँ पर कंपाउंड होते हैं तो जो ये सेम कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं, जैसे कॉपर रखता है, और जो सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं तो ये हो जाएंगे आपके कॉपर, जिंक, ठीक है, फिर हो जाएगा आपका Ag, कैडमियम,
AUHG, ये सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों, ऐसे कॉन्फ़िगरेशन वाले होते हैं जिनके अंदर सूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है, दैट इज व्हाट 18 इलेक्ट्रॉन्स का होना, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो गया। और जो बच्चों थर्ड आपका आता है वो आता है नॉन इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट नहीं है। और नॉन इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, अभी मैंने बताया था 18 + 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब अगर यहाँ पर अपन देखेंगे तो जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जाएगा, NH2 NP6 ND10 और यहाँ पर आ जाएगा N+1 S2 N+1 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये पूरे टोटल मिला के हो जाएंगे आपके पास 18 + 2 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों यहाँ से एक चीज क्लियर हो गई कि अगर 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन होगी, 18 इलेक्ट्रॉन होगा तो सूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन होगी, और 18 + 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन होगी, नॉन इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। और अगर इसके एग्जाम्पल की भी बात कर ले तो इसमें बच्चों आता है आपका जो थेलियम+1 होता है। थेलियम क्या होता है आपको पता है, 13 ग्रुप का है, मतलब इसके पास एक Np इलेक्ट्रॉन होगा जिसको ये क्या कर देगा, यहाँ से हटा के +1 बना लेगा। तो जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है वो हो जाती है 5s2 5p6 5d10 और 6s2। ये कॉन्फ़िगरेशन वालों को बोलते हैं, कैसे क्या बोलते हैं बच्चों, नॉन इनर्ट वाले मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है उनका काउंट कितना आ रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कितना आ रहा है 18 इलेक्ट्रॉन, यहाँ कितना आ रहा है 18 + 2 इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब यहाँ पर अपन को क्या पता चला कि जब भी अपन बात करेंगे 8 इलेक्ट्रॉन को कंपेयर करेंगे किसी 18 इलेक्ट्रॉन वाले से, तो उससे ज्यादा होगा 18 इलेक्ट्रॉन वाला और फिर उससे भी ज्यादा होगा 18 + 2 इलेक्ट्रॉन वाला। मगर क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, तो भाई इसको भी समझ लेते हैं कि ऐसा होने के पीछे क्या रीजन है। टॉपिक वही चल रहा है, टाइप ऑफ कीटायन, ठीक है, इसी में समझ रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले समझेंगे बच्चों इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन वाला, ठीक है, जिनकी कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट है उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज तो है इसमें NH2 NP6 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ होगा, एक न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस के पास में यहाँ पर होगा बच्चों NS और NP। इवन आप इसको NS NP ना लिखो और डायरेक्टली SP लिख दो, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं यहाँ पर इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है ये यहाँ से अगर अट्रैक्शन देगा तो S है। और शील्डिंग इफेक्ट की अगर बात करें, जिसकी पीरियोडिक टेबल में भी बात करी थी, तो S का ज्यादा होता है, फिर P का, फिर D का एंड F का शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, जब आपका जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन होता है वो जो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन होता है उसको शील्ड कर देता है न्यूक्लियस के इफेक्ट से। S जो है न्यूक्लियस के बिल्कुल पास में है तो उसका शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है, तो इस केस में ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट है, ठीक है। तो इसकी साइज जो रहेगी वही फिक्स्ड रहेगी। पर जब अपन बात करेंगे सूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन की, किसकी बात करेंगे बच्चों, सूडो इनर्ट की बात जब करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी वही सेम चीज है, एक न्यूक्लियस है, मगर यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कौन आ चुका है भाई, D आ चुका है और फिर SP है। मतलब अब यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शन होगा। और ये जो D है आपको पता है क्या हो रहा है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट है D का, तो इसका मतलब ये S तक चल जाएगा और S तक जाएगा तो इसकी साइज कम हो जाएगी। साइज कम होगी ठीक है, मगर अट्रैक्शन बढ़ जाएगा क्योंकि न्यूक्लियस का 10 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो इस पे लग रहा होगा। मतलब इस केस में बच्चों अट्रैक्शन थोड़ा बढ़ जाएगा। फिर बात करते हैं आपके लास्ट वाला जो है, क्या है भाई लास्ट वाला, नॉन इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अगर नॉन इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन की बच्चों बात करें तो इसमें क्या होगा, इसमें भी सेम ही चीज है, न्यूक्लियस है, मगर यहाँ पर तो D था, अब यहाँ पर आएंगे तो F भी आ जाएगा, FDSP। देखो भाई पहले SP है, फिर DSP है और फिर FDSP है। अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन का जो न्यूक्लियस है वो चार्ज लगा रहा होगा और उसका जो इफेक्ट है उसको ना F झेल पा रहा होगा ना D झेल पा रहा होगा और S के पास जा रहा होगा। और आपको पता है S को यहाँ पर आना पड़ेगा क्योंकि न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट कर रहा है और यहाँ पर अगर देखें तो अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अट्रैक्शन क्या होगा बच्चों, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और अट्रैक्शन के बढ़ने से यहाँ पर पोलराइजेशन पे क्या इफेक्ट होगा,
होगा, अपन ने बोला था जब जब प्लस बढ़ेगा तो क्या होगा, पोलराइजेशन पावर भी बढ़ेगी। तो अगर अपन बात करें यहाँ से ऑर्डर ऑफ पोलराइजेशन की, या फिर आप बात करो, नहीं पहले ऑर्डर ऑफ पोलराइजेशन को ही देख लेते हैं। तो सबसे ज्यादा बच्चों अगर ऑर्डर ऑफ पोलराइजेशन में देखें तो सबसे ज्यादा हो जाएगा यहाँ पर नॉन इनर्ट का, ठीक है, फिर आ जाएगा आपका स्यूडो इनर्ट, और लास्ट में बच्चों आपका आ जाएगा इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। तो ये होगा इसका पूरा ऑर्डर जो निकल कर आएगा। अब बच्चों यहाँ से एक चीज सबको क्लियर हो गई कि जब भी पोलराइजेशन की बात होगी तो वहां पर एक चीज क्लियर है कि पोलराइजेशन में क्या होगा, नॉन इनर्ट को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, फिर सूडो इनर्ट को और फिर इनर्ट को। और रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर पुअर शील्डिंग इफेक्ट है एफ ऑर्बिटल का। तो वही चीज जो अपन वहां भी बात कर रहे थे, जब अपन साइज में डिफरेंस देखते थे, क्या बोलोगे, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f सबशेल। ऐसा रीजन क्या है कि यहाँ पर जो है नॉन इनर्ट आप सबसे पहले लिख रहे हो क्योंकि उसका पुअर शील्डिंग इफेक्ट है। एफ तो बहुत ज्यादा कम शील्डिंग इफेक्ट रखता है, वो एस को बहुत ज्यादा खींचेगा और ये एस को थोड़ा कम खींचेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है पुअर शील्डिंग इफेक्ट तो लग रहा है मगर किसका लग रहा है, डी सबशेल का लग रहा है, और यहाँ पर एफ सबशेल का लग रहा था। तो इस डिफरेंस की वजह से सबसे ज्यादा पहले इसको प्रायोरिटी, फिर इसको प्रायोरिटी एंड देन इसको प्रायोरिटी। तो अब ये चीज समझ में आ गई जो यहाँ पर बात हो रही थी कि 18+2 इलेक्ट्रॉन को ज्यादा प्रायोरिटी क्यों मिल रही है। अब देखो यहीं पर दे रखा है कॉपर और Na+। अगर कॉपर और Na+ की बात करें तो इन दोनों में से प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, कॉपर प्लस को, क्योंकि कॉपर क्या है बच्चों, स्यूडो इनर्ट का पार्ट है, और Na क्या था, Na इनर्ट में था, ठीक है। तो यही चीजें ध्यान रखनी है। तो बच्चों यहाँ से ये चीज तो क्लियर हो गई। अब यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, CuCl हैज मोर कोवेलेंट कैरेक्टर देन NaCl। मतलब कि अगर आपसे कोई ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर पूछ ले और क्या क्या दे दे ऑप्शन में दे दे CuCl और एक तरफ दे दे NaCl, तो भाई क्या होना चाहिए, NaCl और CuCl में से अभी देखा है सूडो इनर्ट को ज्यादा प्रेफरेंस दोगे तो ये पहले आ जाएगा, ठीक है, सूडो इनर्ट, और ये यहाँ पर इनर्ट है। अब एक और चीज ध्यान रखना, जब भी सूडो इनर्ट की बात होगी तो सारे जो भी आपके कॉपर प्लस, जिंक प्लस, Ag प्लस, Au प्लस, ये सब आ गए, ठीक है। बच्चों जब भी अपनी बात होगी नॉन इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन में तो इसमें आप लिख सकते हो बिस्मथ +3 और एक आप लिख सकते हो लेड +2 और एक आपका थीलियम +1 तो है ही सही, ठीक है। तो ये सारे केसेस हो जाएंगे और यहीं पर बच्चों जो अपना ये वाला पार्ट है ये कंप्लीट हो गया और अपन आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ फजान्स रूल। तो एप्लीकेशन में सबसे पहली चीज हो जाएगी, ये डिटरमाइन करता है कोवेलेंट और आयनिक कैरेक्टर को, और इसी के साथ बच्चों अगर एक और एप्लीकेशन की बात करें तो वो क्या हो जाएगी, एप्लीकेशन ऑफ फजान रूल में ही एक और चीज आ जाएगी बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ फजान्स रूल। इसमें सबसे पहली एप्लीकेशन आती है थर्मल स्टेबिलिटी की। किसकी आती है बच्चों, ये अपन को बताता है थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, थर्मल स्टेबिलिटी। अब यहाँ पर भी ये दो चीजों की थर्मल स्टेबिलिटी बताता है, तो सबसे पहले उनको समझ लेते हैं। जैसे अगर आयनिक कंपाउंड में बात करें बच्चों तो आयनिक कंपाउंड दो तरीके के हो सकते हैं, पॉली एटॉमिक और एक हो सकता है आपका मोनो एटॉमिक, पॉली एटॉमिक और दूसरा आपका हो सकता है मोनो एटॉमिक, ठीक है। पॉली एटॉमिक में बच्चों आपके केस आते हैं लाइक CO3-2, ठीक है, SO4-2, NO3-, और मोनो में कौन आते हैं F-, Cl-, Br-, ये सारे मोनो हैं और ये सारे पॉली एटॉमिक हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे थर्मल स्टेबिलिटी को किसमें, पॉली एटॉमिक में। तो ए पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर थर्मल स्टेबिलिटी इन पॉलीएटॉमिक आयंस, ठीक है। तो पॉलीएटॉमिक आयंस में सबसे पहले अपन देखेंगे थर्मल स्टेबिलिटी को, ठीक है।
तो अगर यहाँ पर देखें बच्चों तो सबसे पहली बात होती है कि जब भी अपन पॉली एटॉमिक आयंस में देखेंगे तो उसमें आपको हम हर केस में +2 चार्ज दिख रहा है, तो M+2 होगा, प्लस मान लो यहाँ पर क्या है कोई भी माइनस है तो क्या होगा आपको पता है माइनस अनायन है, कैटायन है, पोलराइजेशन हो जाएगा। ये अनायन कैटायन क्या करेगा, पोलराइज करेगा और इस अनायन को पोलराइज करके यहाँ पर क्या होगा पोलराइजेशन इफेक्ट लगेगा। पोलराइजेशन बढ़ेगा तो क्या होता है बच्चों, फाई बढ़ता है, पोलराइजेशन बढ़ने से फाई बढ़ता है मतलब आयनिक पोटेंशियल बढ़ता है। और इसी के साथ बच्चों आयनिक पोटेंशियल तो बढ़ता है, साथ ही में क्या होती है जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो कम हो जाती है। मतलब एक रिलेशन समझ में आ गया कि जब जब आप क्या करोगे फाई को बढ़ाओगे जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। यहाँ बन जाएगा बच्चों MO प्लस यहाँ पर CO2 बन जाएगा। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखनी है कि इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में पोलराइजेशन हो रहा है। जहां जहां पोलराइजेशन होगा आपको पता है वहां पर फाई बढ़ता है, फाई बढ़ने से थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती है। मतलब अगर आपसे कोई ऑर्डर पूछ ले तो आपको सिर्फ इस चीज को ध्यान रखना है। मान लो फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप की बात कर ले, ठीक है, फर्स्ट ए और सेकंड ए में क्या आता है भाई आपका, यहाँ पर आ गया हेलिना की रब से फरियाद और यहाँ पर आ गया बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। ठीक है, अब किसी ने यहाँ पर पूछ लिया ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ लिया, तो कैसे निकालोगे भाई थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो आपको अभी मैंने एक इनवर्स रिलेशन बताया है कि जैसे जैसे फाई बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी। आपको पता है डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है न्यू शेल्स ऐड होती है, मतलब जो चार्ज है और जो अट्रैक्शन है वो कम होता है। यहाँ पर फाई कम होगा, फाई कम होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। क्या होगा, थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। मतलब अगर कभी कोई क्वेश्चन आ जाए डाउन द ग्रुप में पूछ ले कि क्या होगा डाउन द ग्रुप जाने पे थर्मल स्टेबिलिटी का, तो थर्मल स्टेबिलिटी हमेशा बढ़ेगी डाउन द ग्रुप जाने में। तो मान लो यहाँ पर Li2CO3 है, यहाँ पर ऑर्डर दे दिया और यहाँ पर डैश डैश लगा के आपके सारे जो है ये हेलिना की रब से फरियाद और लास्ट में यहाँ पर CH2CO3 आ गया। तो आपको पता होना चाहिए कि थर्मल स्टेबिलिटी के ऑर्डर में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा आपका सीजियम। ठीक है, और वैसे ही अगर वो पूछ ले बच्चों आपके सेकेंड ग्रुप में तो सेकेंड ग्रुप में भी सेम ऑर्डर हो जाएगा BeCO3 डैश 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 करके लास्ट में क्या आ जाएगा BaCO3। ठीक है, तो ये चीजें याद रखनी है जब भी थर्मल स्टेबिलिटी की बात होगी पॉली एटॉमिक आयंस में। तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे क्या बढ़ेगा आयनिक पोटेंशियल बढ़ेगा, आयनिक पोटेंशियल बढ़ेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी। ठीक है, अब बच्चों ये तो बात हो गई आपकी पॉली एटॉमिक आयन की। अब यहाँ पर पढ़ते हैं अपना बी पॉइंट जो कि था क्या था, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ मोनो एटॉमिक आयंस, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ मोनो एटॉमिक आयंस। ठीक है, जब भी मोनो एटॉमिक आयंस की बात होगी बच्चों तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपके जो मोनो एटॉमिक आयंस है उसमें यहाँ पर थर्मल स्टेबिलिटी कैसे निकालते हैं। ये हो गया M प्लस ही चार्ज होगा, एक ही चार्ज होगा, प्लस यहाँ पर आपने क्या लिया है एक X माइनस लिया है, दोनों को जब रिएक्ट करवाया है तो क्या बनेगा M प्लस और X माइनस। अब यहाँ पर बन चुका है एक आयनिक कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड के लिए आपको पता है लेटिस फॉर्म होता है। तो यहाँ पर थर्मल स्टेबिलिटी विल बी डिसाइडेड बाय, किससे डिसाइड होगी भाई, लेटेस्ट एनर्जी से, विल बी डिसाइडेड बाय लेटेस्ट एनर्जी। मतलब यहाँ पर थर्मल स्टेबिलिटी के लिए आपको लेटेस्ट एनर्जी पता होनी चाहिए। तो आइए समझते हैं लेटेस्ट एनर्जी क्या है। ये क्या नहीं भला है, मगर मैंने तो पीरियोडिक में पढ़ा दिया है तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि सब बच्चों ने वहां से याद होगा कि लेटेस्ट एनर्जी क्या होती है। जब भी कोई आयनिक कंपाउंड बच्चों बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी को ही बोल देते हैं लेटेस्ट एनर्जी। और एक और चीज समझना है यहाँ पर, मान लो यहाँ पर आपने क्या करा एक एनर्जी दी जिससे आयनिक कंपाउंड बना, ठीक है, एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है, अगर यही एनर्जी आपने दोबारा दे दी तो ये आयनिक कंपाउंड क्या होगा, ब्रेक भी हो जाएगा। मतलब एनर्जी दी, आयनिक कंपाउंड बन रहा था, एनर्जी रिलीज हुई, उसी एनर्जी को दोबारा दे दिया, आयनिक कंपाउंड ब्रेक हो जाएगा। मतलब यहाँ से दो डेफिनेशन आएगी। फर्स्ट डेफिनेशन क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी
amount of energy released when 1 mole of ionic compound is formed. When 1 mole of ionic compound is formed, जब ionic compound बनेगा तब जो एनर्जी रिलीज होगी उसको क्या बोलेंगे? लेटेस्ट एनर्जी। और इसी की एक और डेफिनेशन हो सकती है बच्चों, और वो डेफिनेशन क्या है? और मैं एक और डेफिनेशन लिख सकती हो, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, जितनी दी है उतनी ही दोबारा दे दोगे तो जो आपका आयनिक कंपाउंड है वो ब्रेक भी हो सकता है। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक इन आयनिक कंपाउंड, एक आयनिक कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो दे दोगे तो उसको भी लेटेस्ट एनर्जी ही बोलेंगे। अब यहाँ से अब एक चीज कंक्लूड कर सकते हो कि जब जब लेटेस्ट एनर्जी की बात होगी, लेटेस्ट एनर्जी किस पर डिपेंड करेगी बच्चों? लेटेस्ट एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस KQ1Q2 बाय आर स्क्वायर। भाई क्या होता है? आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको पता चल गया, यहाँ से एक बहुत सिंपल सी चीज कंक्लूड हो सकती है कि जो लेटेस्ट एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज के। मतलब यहाँ पर अपन सिर्फ दो चीजों से आपका लेटेस्ट एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज चार्ज एंड साइज। तो अगर यहाँ पर कोई पूछ ले, क्या पूछ ले? ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी, और मान लो इसमें आपको केस दे दे, यहाँ पर थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ रहे हैं और उसमें आपका फर्स्ट केस दे दिया, वही फर्स्ट ए फैमिली दे दिया, आपकी केस दे दिया बच्चों LiCl, NaCl, KCl, RbCl और यहाँ पर CsCl। अब क्या करना है? देख लिया आपने, चार्ज एंड साइज, चार्ज जिसका ज्यादा होगा और साइज जिसकी कम होगी, पता है चार्ज यहाँ पर ज्यादा होगा साइज कम होगी, तो ऑर्डर आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, आपने देखा पॉली एटॉमिक आयंस में अपन क्या कर रहे थे, वहां पर अपन चार्ज की बेसिस पे निकाल रहे थे सिर्फ, और साइज अपन ने ज्यादा देखी थी, यहाँ पर साइज कम होगी। ठीक है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पर क्या हो रहा था? आपका पोलराइजेशन कम हो रहा था, कम होने से थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ रही थी, मगर यहाँ पर लेटेस्ट एनर्जी पर डिपेंड करती है, जिसकी वजह से आपका दोबारा चार्ज बाय साइज का रेशो आ चुका है। मतलब चार्ज भी ज्यादा होना चाहिए और साइज कम होनी चाहिए। ऐसी अगर मैं बात करूं, यहाँ पर LiBr है, सेम ही चीज है, NaBr है, KBr है, RbBr है और CsBr है, तब भी क्या होगा? तब भी सेम ही तो आ जाएगा। क्या दिक्कत की बात है? सेम ही है चार्ज भी, और यहाँ पर क्या है? स्मॉल साइज ही देखेंगे। अब यहाँ पर मान लो ऑक्साइड के अंदर अगर बात कर लें, ठीक है, तो ऑक्साइड के केसेस की बात कर लेते हैं। Li2O ले लिया, ठीक है, यहाँ पर Na2O ले लिया, K2O ले लिया, यहाँ पर Rb2O ले लिया और यहाँ पर CS2O ले लिया। अब क्या कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, चार्ज देखना है, साइज देखनी है, सेम ही चीज होगी। यहाँ पर भी क्या होगा? इसकी साइज कम होगी और चार्ज ज्यादा होगा, जिसकी वजह से बच्चों जो ऑर्डर है उसमें सबसे पहले आपका लिथियम ही आएगा जब भी थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ मोनो एटॉमिक आयंस की बात करें। और मान लो यहाँ पर आप एक और केस ले लो, एक और केस ले लो, किसका ले लो? KF, ठीक है, KCl, KBr एंड KI, सेम केस है, चार्ज ज्यादा है, साइज कम है, तो ऑर्डर तो यही आएगा। ठीक है, तो इन सभी केसेस में सेम चीजें हो रही हैं। बस अपन को दो चीजें ध्यान रखनी है कि जब भी अपन ने बात करी थी पॉली एटॉमिक आयंस की, तो अपन ने देखा था जैसे अपन डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, चार्ज कम हो रहा है, आयनिक पोटेंशियल कम हो रहा है, जिसकी वजह से थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ रही है। पर जब अपन मोनोएटॉमिक आयंस की बात कर रहे हैं तो वो लेटेस्ट एनर्जी पर डिपेंड करेगी, जो कि चार्ज अपॉन साइज का रेशो होता है। तो यहाँ से बच्चों अपनी जो एप्लीकेशन है फजान रूल की थर्मल स्टेबिलिटी की वो हो जाती है। हीटिंग इफेक्ट भी आता है पर उसको अपन P ब्लॉक में कंप्लीट करेंगे। एंड यहाँ पर बच्चों जो आपका चैप्टर है वो खत्म होता है। थैंक यू सो मच।